नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में। बाजार पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं शो में आज खास क्या है। बाजार में लगातार 5वें सेशन में गिरावट दर्ज हुई। बाजार का पूरा हाल और साथ ही क्यों गिरे फार्मा और रियल्टी शेयर, ये भी जानेंगे एक्सपर्ट से। जीएसटी काउंसिल के दूसरे दिन की बैठक आज खत्म हो गई, लेकिन डुअल कंट्रोल को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और साथ ही रिलायंस को सरकार ने $155 करोड़ का नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे और चर्चा करेंगे कि अब रिलायंस में क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले भारतीय बाजार आज लगातार 5वां सेशन था जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई और ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा और रियल्टी शेयरों में देखने को मिली। इनफैक्ट फार्मा शेयर में गिरावट की वजह जीएसटी में 5% की बजाय 13% की दर से टैक्स लगाए जाने की उम्मीद है और उनको मिल रही छूट भी खत्म हो जाएगी। इसके डर से भी फार्मा काउंटर्स में आज स्ट्रांग बिकवाली देखने को मिली। साथ ही रियल एस्टेट को भी जीएसटी को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी बनी हुई है। इसके चलते भी रियल्टी स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। अगर एफएमसीजी और आईटी को छोड़ दिया जाए तो निफ्टी के सभी इंडाइसेस गिरावट के साथ क्लोज हुए। मेटल और बैंकिंग शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 4% की गिरावट दर्ज हुई है। क्लोजिंग पर सेंसेक्स लगभग 156, निफ्टी 51 अंक गिरकर क्लोज हुआ। इस गिरावट की दूसरी बड़ी वजह अगले हफ्ते होने वाला एक बड़ा इवेंट है। अमेरिका में अगले हफ्ते 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। हिलरी क्लिंटन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की हल्की बढ़त दुनिया भर के बाजारों को भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से सभी एशियाई बाजारों में नर्वसनेस देखने को मिल रही है। एफआईज भी धीरे धीरे अपना निवेश कम कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक बार एफआईज डीएस का आंकड़ा देख लेते हैं। आज के सेशन में कैश में एफआईज ने 343 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं डीआईज की तरफ से खरीदारी हुई है 1089 करोड़ रुपए की। लेकिन हमारे साथ आज के एक्सपर्ट लोकेश रुपल भी मौजूद हैं। लोकेश, फाइनली जीएसटी को लेकर जो दरों को लेकर सस्पेंस था वो तो एक तरह से खत्म हो गया। कल शाम मार्केट बंद होने के बाद अनाउंसमेंट हुई स्लैब्स की, लेकिन 2 दिन की जो बैठक थी वो अब आज खत्म हो गया। डुअल कंट्रोल को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार और राज्यों के बीच सहमति दिखी है, लेकिन जो डुअल कंट्रोल को लेकर पूरा मामला था वो अभी क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी हद तक जीएसटी को फैक्टर इन कर चुका था बाजार आज, लेकिन जो गिरावट हमने देखी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो ये 5वां दिन था। पूरा हफ्ता लाल निशान में ही बाजार दिखा है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही और मंडे की ओपनिंग कैसे देखते हैं आप? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जैसे ही 85 के दायरे को तोड़ा और कल इंट्राडे बेसिस पे और 8480 को भी उसने रीटेस्ट किया। उसके बाद हैवी बिकवाली देखी गई बाजार में और मार्केट ने ऑलमोस्ट 8400 को टच कर ही लिया। बट बाय द टाइम वी क्लोज वी मैनेज टू क्लोज अबव 8433 एंड 8435 के आसपास। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी लगता है कि सम काइंड ऑफ पेन इज स्टिल एविडेंट। हो सकता है मार्केट एक बार 8400 को रीटेस्ट करेगा एंड वी विल सी द बॉटम फॉर्मिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8370 एंड 8380। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह नहीं दी जाएगी, आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही मार्केट 8380 से बाउंस बैक करेगा तो एक टेक्निकल बाउंस मार्केट में बनेगा, क्योंकि 5 दिन से बाजार गिर ही रहा है। तो वो टेक्निकल बाउंस जो है मार्केट को 8470 8480 तक ले जा सकता है। तो 8480 ये क्रूशियल लेवल है जो कि वॉच करना होगा। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं एसएमएस के जरिए, शामिल करते हैं उन्हें। दीपेश शर्मा का सवाल है सबसे पहला, एसएमएस के जरिए भेजा है उन्होंने। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 210 शेयर इनके पास 90.5 के भाव पर खरीदे हुए। इस वक्त फोन लाइन पर भी दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। बता पाएंगे कितने पहले की खरीद है आपकी? हेलो सर, हेलो मैम। ये मेरे 1.5 साल पुराने शेयर हैं और मैं 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं इसको मेरे को और होल्ड करना चाहिए या फिर अब मुझे सेल करना चाहिए? ऑलमोस्ट बहुत लॉस हो रहा है इससे। जी, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है जो आपका इन्वेस्टमेंट था। तो अभी तक कोई खास वजह क्यों नहीं आप इस स्टॉक में से निकले? मैम एक्चुअली क्या, मैं 1 साल की ट्रेडिंग थोड़ा रोक के रखी थी और फिर जब मैं पहुंचा तो बहुत नीचे पहुंच चुका था। तब फिर मैं लॉस को रखे रहा। मैंने कहा शायद ही अब आएगा पॉजिटिव में। चलिए, खैर इन्होंने यही सोच के इसमें निवेश किया कि शायद इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद डबल हो, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। ओवरऑल रिलायंस कम्युनिकेशन पर आपका व्यू क्या है लोकेश? और इनकी जो बाइंग है हायर साइड पे, जैसे इन्होंने खुद बताया 1.5 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में? देखिए पल्लवी, जैसे आप जानते हैं कि मार्केट 6800 के लेवल से चलना शुरू किया, ऑलमोस्ट वेंट टू लेवल्स ऑफ 9000। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कभी भी 68 के ऊपर क्रॉस ही नहीं किया एंड सॉ अ सेल ऑफ फ्रॉम दोस लेवल्स। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी लगता है द पेन इज स्टिल एविडेंट और ये हो सकता है आने वाले टाइम में 35-36 के लेवल्स को भी रिटेस्ट करते हुए नजर आए। आपको एडवाइस यही दी जाती है सर, इट्स अ राइट टाइम, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं। ट्राई टू फॉरगेट योर लॉस राइट नाउ, क्योंकि आपकी कीमत ऑलरेडी 90 रुपये के आसपास इसने बाय किया था। 50%
वैल्यूएशन इरोड हो चुकी है। इफ़ यू कैन स्विच योर इन्वेस्टमेंट इन SBI, दैट विल बी अ गुड प्रपोजल फॉर यू। अगर आप उसको 340 335 के 240 235 के आसपास खरीदते हैं तो आप उसको 1 साल का नजरिया देंगे तो आपको 310 से 320 का लक्ष्य रुपये की तरफ मिल सकता है, जहाँ पे कुछ आपके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। यानी कि यहाँ से निकल के आप SBI में निवेश करने की सोच सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर एक बाय कॉल हो सकती है। अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है सुरजीत हिमाचल से। नमस्कार सुरजीत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल मैम SBI पे ही है। एक्चुअली मेरे पास SBI के 200 शेयर है और मेरा नजरिया है 5 साल के लिए। कितने लेवल पे खरीदे आपने? मैम एवरेज है मेरे पास 230 का। ठीक है, मुनाफे पर बैठे हैं। 2 साल के लिए आप इसे रख सकते हैं? नहीं, 5 साल के लिए। ऑलराइट, और भी लंबी अवधि का सोच रहे हैं। दैट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगर बड़ा नाम अगर आपने चुनाव किया है तो लंबी अवधि का ही आप सोच रहे हैं। लोकेश, जैसे अभी आप SBI के बारे में बात कर रहे थे, ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है 230 ऑड लेवल्स की, और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसे होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इतनी लंबी अवधि के लिए टारगेट्स देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इनकी चॉइस है उस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए पल्लव जी, अगर हम SBI की बात करें तो SBI एक ऐसा स्टॉक है जिसने 140 के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा एंड वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 270 एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन जहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 8750, इसमें भी थोड़ी सेलिंग आई है। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, देयर इज नथिंग टू पैनिक, और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो आपको 330 से 340 के लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। दैट इज द करंट व्यू वी कैन गिव यू ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, यानी आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा अपमूव आ सकता है। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है तो होल्ड करके रहें, और जो नए निवेशक है वो भी SBI में पोजीशंस बना सकते हैं। कुछ और सवाल है SMS के जरिए। हमें मनोज ने सवाल भेजा है कोलकाता से। सिंटेक्स पर जानना चाह रहे हैं। 150 शेयर्स हैं इनके पास टोटल, जो इनका बाइंग प्राइस है 91 का है। ये तो मेंशन नहीं कितने समय के लिए इसे होल्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल 10 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, तो स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं? देखिए पल्लू जी, अगर सिंटेक्स के चार्ट्स को ब्रॉडली स्टडी करते हैं, 75-76 हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक एंड इट वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 91 जहाँ इन्होंने बाय किया। अब इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे साफ साफ नजर आता है बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। आप फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए। एनी डिप क्लोज टू लेवल ऑफ 75-76 शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ आप जाएँ तो थोड़ी एवरेज कर सकते हैं, और 2 से 3 महीने में आपको 90 रुपये का लक्ष्य वापस ऊपर की तरफ मिल जाएगा। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर 75 तक गिरावट आती है तो आप एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आशु ने कोलकाता से। DCW पर इनका सवाल है। इनके पास 400 शेयर्स है जो कि 37 ऑड लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। DCW कैसा लगता है आपको लोकेश? देखिए पल्लू जी, अगर DCW की बात करें तो इसने मल्टी ईयर हाइस पे जाके एक ब्रेकआउट दिया एंड वी क्रॉस द लेवल्स ऑफ 30 रुपीज़ विद वॉल्यूम्स। इसने 39 के लेवल्स पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस की है। अब करंट मार्केट कंडीशन में भी इसमें भी सेल ऑफ देखा जा रहा है। यहाँ पे 30 रुपीज़ एक क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगी। अगर 30 रुपीज़ को स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच किया, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी जहाँ से इसने रैली शुरू की थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 25, ये वहाँ पे रिटेस्ट करेगा। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। एनी बाउंस बैक विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स। ऑलराइट, फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल हमें भेजा है दीपांजन ने कोलकाता से। है इनका सवाल सुजलॉन एनर्जी पर, और इनकी जो बाइंग है दैट इज अराउंड 20.8, 1400 शेयर्स हैं टोटल इनके पास। सुजलॉन कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस शो में। लोकेश, आपसे भी कई बार मैंने सवाल लिया है सुजलॉन पर। काफ़ी बीटिंग इस स्टॉक की हो चुकी है। 14 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कोई इसमें होप आपको लगता है? ऑलरेडी इनकी खरीद भी 20 रुपये से ऊपर की है। इनकी वेल्थ भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन आपको लगता है कुछ टर्न अराउंड आ सकता है इसके अंदर? देखिए पल्लू जी, अगर सुजलॉन की पहले फंडामेंटल बात करें, इट्स अ डेट लेडन कंपनी। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसी के मद्देनजर देखा जाए तो स्टॉक ने जब 21 रुपये के दायरे को तोड़ा तो बड़ी स्पीड के साथ ही जाकर 14 रुपये के आसपास जाके खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, इट इज़ नॉट अ गुड स्टॉक टू स्टे इनटू। जब तक किसी कंपनी में काफ़ी डेट रहता है, देयर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज जो फिलअप नहीं होते हैं, दिस इज नॉट अ प्लेस टू स्टे इन्वेस्टेड। राइज सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 12 रुपीज़ इन कमिंग डेज। राइट, इनफैक्ट अगर इसके चार्ट्स पे देखें तो फरवरी ऑनवर्ड्स ही एक डाउन ट्रेंड में ही है। 12 रुपये के लो से अभी भी ये 14 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा बेट नहीं है, निकल जाने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल हमें भेजा है रितेश ने कोटा से, और इन्फोसिस पर ये जानना चाह रहे हैं। इनकी जो बाइंग है वो 1017 की है, टोटल क्वांटिटी 100 है। इन्हें तो लॉस हो रहा है। साथ ही ओवरऑल IT पैक पर भी आपकी एक मैं टेक चाहूँगी लोकेश, क्योंकि अगर इन्फोसिस की बात करें, विप्रो, माइंट्री, ये सभी स्टॉक्स अपने 52 वीक लोज के आसपास ट्रेड
वेट कर रहे हैं। और फिलहाल यूएस इलेक्शन से जो भी आउटकम आएगा उसका भी कहीं ना कहीं हैंगओवर दिख रहा है। हालांकि अभी इलेक्शन हुए नहीं है, लेकिन उससे पहले से ही एक कॉशियसनेस फिलहाल आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। हालांकि आज निफ्टी आईटी इंडेक्स में तेजी थी, लेकिन दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास क्लोज हुआ था। लेकिन ओवरऑल आप क्या सेंस लगा रहे हैं, इन सभी आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए पल्लव जी, अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं, जब 1250 का इसका टारगेट अचीव हुआ था उसके बाद इसमें हैवी सेल ऑफ देखा गया और उसके बाद चार्ट पे क्वाइट एविडेंट था कि 960 की तरफ अपनी सी जर्नी शुरू हो गई है। इसकी जो क्रूशियल सपोर्ट जोन आती है वो 910 के आसपास आती है। एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज़ विच कम्स इन द मार्केट कैन फर्दर गिव अ स्लिप टू दिस फर्दर स्टॉक। ये 910-900 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, बट दिस नथिंग टू पैनिक। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इफ़ यू हैव अ टर्म अराउंड 1 ईयर एंड 1.5 ईयर्स, तब तो आप इसमें बने रहिए, क्योंकि ये कोई भी बेट आपको मिल सकती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 900 विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। अगर आप वहाँ पे ही बाय करेंगे तो आपको 1150 के लक्ष्य 1 से 1.5 साल में वापस नजर आएंगे। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। चलिए, कुछ और दर्शक हैं जो कि लाइव भी हैं फोन लाइन पर। इस वक्त संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी मैडम, मैंने उजास नजदीक खरीदा हुआ है 1400 शेयर, ओके, 40 रुपए के रेट से। ठीक है, तो उसमें 1 ईयर से क्या टारगेट होगा? 1 ईयर के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं, अगर आप बता पाएं? जी मैडम, पिछले 10 दिन से। कितनी क्वांटिटी है सर आपके पास? 1400, ठीक है। 1004। ऑलराइट 27 इनका बाइंग प्राइस, आज की क्लोजिंग 35 के आसपास रही। हालांकि आज इसमें 8% का डिप देखने को मिला है। इनकी बाइंग जिस लेवल पर है, आपको लगता है अट्रैक्टिव है? और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लगता है आपको? जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि ये इसे रख सकते हैं अभी थोड़ा समय के लिए। टारगेट्स क्या होंगे 1 ईयर परस्पेक्टिव से? देखिए पल्लव जी, अगर हम उजास एनर्जी के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, इसने 22 रुपये 50 पैसे के आसपास एक लो फॉर्मेशन तैयार की थी एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर देयर इट वेंट अप वेरी शार्पली इन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 3980। इन द करंट मार्केट कंडीशंस इसमें 3530 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपकी 27 रुपये के आसपास बाइंग है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर यू। आप 22 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। आपका 1 साल का ही नजरिया है। टिल द टाइम इट इज़ नॉट ब्रेकिंग 22, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इट कैन गिव यू अपसाइड टारगेट्स अराउंड 45 to 50। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। ऑलराइट, इनफैक्ट अगर इसका 1 ईयर चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ के लो से 40 रुपीज़ के हाईज भी इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। तो एक स्टॉप लॉस लगाएं जैसे कि लोकेश ने बताया, और फिलहाल इस पोजीशन को बनाए रखें। अगले दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण शर्मा वाराणसी से जुड़े हैं। प्रवीण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है, बताइए। मेरे पास ग्रेन्यूल्स इंडिया का 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 141। ठीक है, जिन्हें मुझे क्या करना चाहिए इसका? कितने टाइम के लिए खरीदा है सर? 6 मंथ के लिए। ऑलराइट, ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात कर रहे हैं। 141 इनका बाइंग प्राइस है आज, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ब्रेथ कमजोर थी, इसलिए यहाँ पर भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। फार्मा स्पेस की कंपनी है, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए पल्लू, जैसे हम जानते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ बज रिगार्डिंग द फार्मा सेक्टर एंड देयर आर नेगेटिव न्यूज़ आल्सो फ्लोइंग राइट नाउ विदाउट एनी फर्दर क्लैरिटी। तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर्स में काफ़ी हैवी बीटिंग देखी जा रही है। उसी की तरह अगर हम ग्रेन्यूल्स इंडिया के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, एक 145 वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक, जिसने वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं किया, वहाँ से एक सेल ऑफ देखा गया। अब इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट जोन आती है दैट इज क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 98 एंड 100। अगर ये स्टॉक 100 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपको फिर 88 के भाव देखने को मिलेंगे। मेरी एडवाइस आपको ये रहती है कि इसमें कोई नया विकल्प ढूंढिए और सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए and try to exit the stock when you see some kind of loss is getting minimized. ऑलराइट, इनफैक्ट लोकेश आपको ओवरऑल फार्मा पैक पे भी मैं एक व्यू चाहूंगी। जैसा कि आपने अभी खुद मेंशन किया कि जो अनसर्टनिटी बनी हुई है, खासतौर पर एक खबर भी आई थी, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक नई प्रोब इनिशिएट करने की बात कही और शायद सन फार्मा के कुछ यूनिट्स को शायद वहाँ का इंस्पेक्शन भी हो सकता है, जिसके चलते भी हमने देखा था आज सन फार्मा में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है। ओवरऑल क्योंकि यूएस इलेक्शंस का थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जीएसटी रेट में अगर हायर एंड पे रेट लगता है, टैक्स स्लैब में अंदर आते हैं, तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। और साथ ही ओवरऑल जो पिक्चर लग रही है, आपको लगता है अभी बड़ी फार्मा कंपनियों में, लार्ज कैप फार्मा कंपनियों में बेट लगाना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए पल्लू जी, अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, दिस लॉट ऑफ बस रिगार्डिंग नेगेटिव बसेस देयर राइट नाउ इन द मार्केट रिगार्डिंग द टैक्स स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं इस पर कोई क्लैरिटी है भी नहीं। अगर कोई टैक्स आ भी जाते हैं तो वो भी एंड यूजर को ही पास ऑन कर देंगी कंपनीज, विच विल बी पेड बाय द कस्टमर्स इटसेल्फ। इट इज नॉट अ दैट बिग बस फॉर द कंपनी। यहाँ पे जो बस है वो है
यूएस फेड को लेके जो उनकी अभी नए रिफॉर्म्स आए हैं, उसको जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक बना हुआ है। अगर हम स्पेशली बात करते हैं सन फार्मा की, तो सन फार्मा में एक सेल ऑफ देखा गया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 780 जो इसकी रेजिस्टेंस जोन बनी थी, और इसने 710 की जो इसकी क्रूशियल सपोर्ट थी उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वीकली और मंथली चार्ट्स पे इंडिकेट कर रहा है कि दिस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच एज द लेवल्स ऑफ 600। तो मेरी एडवाइस अभी यही रहेगी कि सन फार्मा में भी आप नया निवेश ना कीजिए और इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर किसी को फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो बायोकॉन इज द बेस्ट बेट, क्योंकि इसके फंडामेंटल और इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो एनी डिप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 850 इज अ गुड बाय इन सन बायोकॉन फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 1000 प्लस इन 1 ईयर। ऑलराइट, यानी कि बायोकॉन में नया निवेश किया जा सकता है। 850 एक स्टॉप लॉस हो सकता है और 1 साल के लिए लोकेश की तरफ से 1000 तक के लेवल्स यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं, ये इनको लगता है। चलिए, फेसबुक के जरिए भी कई सवाल हमें मिल रहे हैं। कैलाश सावंत ने सवाल भेजा है जयश्री टी पर और इनके पास टोटल क्वांटिटी है 2000, एवरेज प्राइस है 102। इन्होंने मेंशन किया है कि बाजार में काफ़ी गिरावट है जिसके चलते थोड़ा कॉन्शियस है, ये क्या करना चाहिए? फिलहाल जयश्री टी में बने रहें या फिर निकल जाएं? देखिए पल्लू जी, अगर हम जयश्री टी की बात करते हैं तो वी सी ए सेल ऑफ इन द स्टॉक फ्रॉम क्लोज टू लेवल्स ऑफ 120 रुपीज़ और इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट जोन आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 96 रुपीज़। 96 की स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में बने रही है। एनी बाउंस कैन गिव यू लेवल्स अराउंड 105 टू 107, वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिएगा। ऑलराइट, अगला सवाल है प्रवीण कुमार बॉय का जो कि टाटा ग्लोबल पर है। फेसबुक के जरिए भेजा इन्होंने। 700 टोटल क्वांटिटी, इनका जो बाइंग प्राइस है दैट इज 149.10, यानी लगभग 150 रुपये पर इन्होंने टाटा ग्लोबल खरीदा हुआ है। आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ये इन्होंने मेंशन किया, यानी कि 1 साल से ऊपर का नजरिया है। फिलहाल इन नुकसान हो रहा है, 150 रुपये की खरीदे, 126 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 3.5% की कमजोरी दिखी जिसके चलते भी इनका जो बाइंग है वो थोड़ा सा ऊपर की लग रही है। आपकी क्या सलाह है टाटा ग्लोबल पर? देखिए पल्लू जी, अगर हम टाटा ग्लोबल के मंथली चार्ट को स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन के आसपास इंडिकेट कर रहा है द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीच द लेवल्स क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 120। तो जब 120-115 के आसपास आएगा स्टॉक तो वहाँ पे आप अपनी एवरेज कर सकते हैं। एंड टेक्निकल बाउंस कैन गिव यू कॉस्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 135, तो वहाँ पर जाके अपनी पोजीशन को आप प्ले ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन टिल द टाइम अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। जी, तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। इनफैक्ट टाटा सन्स के संदर्भ में आज कुछ खबरें भी आई, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है उसको लेके कंपनी ने सफाई दी है। कई बड़े बदलाव हुए हैं कंपनी के अंदर। मुकुंद राजन को टाटा ग्रुप के अमेरिका और दुबई कारोबार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पद्मनाभन उन्हें HR हेड बनाया गया, यानी कि HR की जितनी भी जिम्मेदारी है वो उन्हें सौंपी गई है। साथ ही गोपीचंद कट्टरगड्डा इनको ग्रुप के CTO की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि संजय सिंह टाटा ग्रुप के पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे। पिछले हफ्ते NS राजन ने ग्रुप के HR हेड के पद से इस्तीफा दिया था और साथ ही NS राजन के साथ साथ मधु कन्नन ने भी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज भी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन होटल्स कंपनी टाटा समूह की कंपनी, उसके नंबर्स भी आए थे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं और फिर आपका क्विक टेक भी लेंगे लोकेश। अगर इंडियन होटल्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 7.1 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 28 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। रेवेन्यू फ्रंट पर अगर बात करें, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। 472 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 514 करोड़ रुपए रहा है। जो टोटल कॉस्ट है यानी कुल लागत की अगर बात करें तो ये 473 करोड़ से बढ़कर 488 करोड़ रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडअलोन लॉस की बात करें तो 152 करोड़ से ये घटकर 26.7 करोड़ रुपए रहा है। जिस माहौल में अभी टाटा ग्रुप है, बॉम्बे हाउस में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके चलते ये नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपका क्या टेक है? क्योंकि सबसे पहला ट्रिगर तो यही है कि घाटे से मुनाफे में आना इस क्वार्टर में, वो भी ऐसे टाइम पे जब टाटा सन्स के चेयरमैन को हटाया गया है और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर काफ़ी सवाल हो रहे हैं और ये उन 5 कंपनियों में से एक है जिनका नाम उस लेटर में भी मेंशन था। तो लोकेश, एक तो इसकी ओपनिंग कैसी रहेगी मंडे को और नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए पल्लू जी, अगर टाटा इंडियन होटल्स की बात करते हो तो यहाँ पे 108 के आसपास बोचिस ने सपोर्ट ली और वहाँ से एक वी-शेप फॉर्मेशन तैयार हो रही है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी बाय ऑन डिप की रणनीति को अपनाएं। 107 रुपये का स्टॉप लॉस डालें और 120 से 122 के लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जब भी कोई टर्न अराउंड होता है तो जो हैवी हैंड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, वो उसमें बाइंग इनिशिएट करते हैं, विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू बाय इन दिस कंपनी एंड एनी गुड बाउंस इन द मार्केट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टॉक।
ऑलराइट, आज भले ही इंडियन होटल्स में हरा निशान देखने को मिला है, नंबर्स कैसे कहते हैं वो अभी हमने आपको बताया, लेकिन मंडे को ओपनिंग कैसी रहेगी ये देखना होगा। एक्सपर्ट की तरफ से नंबर्स पॉजिटिव लग रहे हैं। लगातार फेसबुक के जरिए हमें सवाल मिल रहे हैं। विजय यादव ने भेजा है अगला सवाल। लैंको इंफ्रा इन्होंने होल्ड किया हुआ है, 3000 शेयर्स हैं, 6.4। एक और पेनी स्टॉक जिस पर सवाल है, 5 साल का होराइजन ये रखते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक गिरते गिरते 4 रुपये पे आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे 5 साल तक और रखना चाहते हैं। लोकेश, इनके लिए और ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए पल्लू जी, इफ़ यू टॉक अबाउट सम कंपनीज विच आर हेवली डेट लीडन, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल ही पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अब 6 रुपये 40 पैसे भी उनको स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बिकॉज उन्होंने जब कैलकुलेट किया होगा द स्टॉक वेंट डाउन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 32 एंड 35 एट वन टाइम, और ये लगा होगा कि 6 रुपये 80 पैसे जो है इस वेरी गुड बाय। लेकिन अभी भी अगर हम उसके चार्ट स्टडी करते हैं, वी डोंट सी एनी मच रिटर्न्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि डोंट सी द अट्रैक्टिव प्राइसिंग राइट नाउ, क्योंकि 35 बजे स्टॉक टू द 6 रुपये 80 पैसे है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। आप सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं एंड ट्राई टू स्विच आउट ऑफ द स्टॉक। कोई भी इसमें राइज अगर आपको दिखता है, क्विकली यहाँ से निकल जाने की सलाह। इस तरह के पेनी स्टॉक्स और खासतौर पर जिन कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा है उनसे दूर रहने की सलाह है। गजेंद्र राजपूत ने भेजा है अगला सवाल। एप्टेक पर इनका सवाल है और 800 शेयर्स इनके पास 219 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अगले 6 महीने तक इसे होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इन्हें भी नुकसान हो रहा है, 219 पर खरीदा, 181 आज की क्लोजिंग रही और स्ट्रॉन्ग डिप इसमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6.7%, 0.7% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी एप्टेक पे? देखिए पल्लू जी, अगर एप्टेक को स्टडी करते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 160 रुपीज़, इसमें बहुत अच्छा एक रन देखा गया एंड वेंट अप टू क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 221, एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन एक सेल ऑफ देखा गया है। यहीं पे अगर इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि 2 से 3 महीने में दिस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स अराउंड 231 टू 340 ऑन द अपसाइड। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी तरह की पैनिक में अपनी सेलिंग ना कीजिए, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और इससे 3 से 4 महीने का टाइम दीजिए। आपको 230 से 240 के लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज की गिरावट जरूर इसमें दिखी है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स डिसाइड हुआ 18% का, उसके चलते भी हमने देखा आज एजुकेशन शेयरों में गिरावट है। एप्टेक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट इस खबर के चलते भी देखने को मिली है। अगला सवाल भेजा है पारस ने, पारस पटेल अशोक लेलैंड पर पूछ रहे हैं। 600 शेयर्स इनके पास 91.58 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। मेंशन नहीं है कितने टाइम के लिए इसे रखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखें, क्योंकि इनकी बाइंग के आसपास ही आज क्लोजिंग हुई है, 90 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग हुई है, उनकी बाइंग भी 91.5 के आसपास है। क्या सलाह रहेगी इनको? देखिए पल्लवी जी, जब अशोक लेलैंड ने 120 के लेवल्स को रीटेस्ट किया, उस टाइम टारगेट निकल के आया था 75-76 का, जो हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया भी था। 75-76 के आसपास इसने बहुत चीज़ सपोर्ट ली और वहाँ से एक वी शेप रैली स्टार्ट हुई है। अब इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है वो 98 की आती है। टिल द टाइम इट विल नॉट ब्रेक 98, ये 110-120 वापस से नहीं होने वाला। लेकिन आपको एडवाइस दी जाती है कि आप 87 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहिए फॉर द इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 98 रुपीज़। अगला सवाल है निधि गुप्ता का, जिनके पास 1000 शेयर्स है नोएडा टोल के 16.10 पे। क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाह रही हैं। हाल ही में खबर भी आई थी कि जो DND टोल है उसे ख़त्म कर दिया है कोर्ट ने, और ये डेफिनेटली कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर थी, नेगेटिव ट्रिगर था, जिसके बाद इसमें हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप भी देखा था। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इनकी खरीद 16 रुपये के आसपास है और 14 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। क्या इमीडिएटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी लोकेश? इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ नोएडा टोल, दे आर वेरी वीक और साफ साफ इंडिकेट करते हैं स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 10 रुपीज़। आपको सेल ऑन राइज की नीति को अपनाना चाहिए एंड ट्राई टू अवॉइड द फर्दर लॉसेज इन द स्टॉक। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल हमें भेजा राजा रॉय चौधरी ने। इनके पास सन फार्मा है, जिस पर हम काफ़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। 20 स्टॉक्स इनके पास 660 के लेवल्स पर खरीदे हुए, और इनकी चिंता यही है कि कितनी और डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि सन फार्मा से निकलकर बायोकॉन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इनका नज़रिया 1 साल का है। इनके लिए कोई डिफरेंट आप अप्रोच सजेस्ट करेंगे? 660 पर खरीदा हुआ है इन्होंने। देखिए पल्लवी, जब आपका नज़रिया ही 1 साल का है तो आपके लिए स्टॉप लॉसेज और डिप इन द स्टॉक विल नॉट गिव यू मच ऑफ डिफरेंस। अब ये 610 का हो जाए या 620 का हो जाए, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। इफ़ यू सी अ बाउंस बैक फ्रॉम दोज लेवल्स, द स्टॉक कैन रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 730 ऑन द अपसाइड।
ऑलराइट, तो नजरिया पहले तो अपना क्लियर रखें कि आप कितने टाइम के लिए इसमें होल्ड करना चाहते हैं। हालांकि कमजोरी जरूर सन फार्मा देखने को मिल रहे हैं। क्विकली रिलायंस के खबर पर नजर डाल लेते हैं। रिलायंस को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने रिलायंस को और उसकी 2 विदेशी पार्टनर्स को $155 करोड़ का नोटिस भेजा है। ये नोटिस ओएनजीसी गैस माइग्रेशन मामले में भेजा गया है। पेनल्टी एपी शाह पैनल की रिपोर्ट के आधार पर तय की गई है। हालांकि पेनल्टी पहले भी अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी थी, लेकिन इसका क्वांटम अब डिसाइड हुआ है। इस पेनल्टी का 60% यानी 60% हिस्सा रिलायंस को पे करना होगा, 30% ब्रिटिश पेट्रोलियम को और बाकी 10% निको रिसोर्सेज को करना होगा। लोकेश, एक क्विक टेक आपसे चाहेंगे, ये जो क्वांटम है $155 करोड़ का, उसमें से भी 60% रिलायंस को पे करना है, आपको लगता है बुक्स पे बहुत ज्यादा डेंट करेगा या ये फिगर इतनी बड़ी नहीं है? देखिए बल्लू जी, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए फिगर इतनी बड़ी नहीं है। इट विल नॉट हैम्पर द इमेज ऑफ मच, बट हाँ कहीं ना कहीं मार्केट में ये होता है कि जब भी कोई बैड न्यूज़ होती है मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर लेती है। इसीलिए स्टॉक ने जब 1040 के लेवल्स को तोड़ा था, इसमें काफ़ी शार्प फॉल आया और हो सकता है आने वाले टाइम में ये फॉल जो है 990 के आसपास जाकर रेस्ट करे। तो अगर किसी को बाय करना है, इट्स बाय ऑन डिप की रणनीति को अपना है। रिलायंस इज द गुड स्टॉक फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 6 to 1 year। ऑलराइट, 6 months to 1 year तक का होराइजन है, तो इसमें बने रहने की सलाह आपको रिलायंस के लिए दी जा रही है। आज के सेशन में जरूर ₹18 की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन 1000 का स्तर रिलायंस ने आज भी होल्ड किया था। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया लोकेश आपका कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? The stocks that we have discussed not in the portfolio of the clients and I don't have any personal holdings.